वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। जैसा कि हम फंगस किंगडम के बारे में पढ़ रहे हैं और आपको भी लग रहा होगा कि सर बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन कितना बड़ा है। देखिए बायोलॉजी क्लासिफिकेशन मैं मानता हूँ कि बायोलॉजी क्लासिफिकेशन एक बहुत बहुत कुछ उसके अंदर पढ़ना पड़ता है। उसमें हमें प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ना पड़ता है, उसमें हमें फंगस के बारे में पढ़ना पड़ता है, उसमें हमें प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ना पड़ता है और प्लांट और एनिमल किंगडम तो हम बाद में पढ़ेंगे। देखिए आई कैन अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑल्सो। देखिए ये शुरुआत है पढ़ने की, अभी हमें बहुत कुछ जानना है और ये मत समझिए कि कोई हम सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, हम एक रहस्य को जान रहे हैं। वी आर सॉल्विंग सम मिस्ट्री। जैसे आप देखते हैं ना सीआईडी अगर सीआईडी आप देखते होंगे सीरियल्स, सीआईडी में क्या है कि वो क्लू देख देख के एक फाइनली अपने फाइनली किसी भी जो मिस्ट्री होती है उसको सॉल्व करते हैं, कुछ क्लू ढूंढ ढूंढ के। तो हम मानिए कि हम एक मिस्ट्री सॉल्व करने जा रहे हैं और जिसके लिए हमें बहुत सारे क्लू चाहिए। हम ये सब क्लू देख रहे हैं कि क्या-क्या क्लू होते हैं बायोलॉजी के अंदर जिससे कि हम ये बहुत बड़ी मिस्ट्री सॉल्व कर सकें। और ये चीज़ें जो आप पढ़ते हैं ये बेटा कोई हाइपोथेटिकल नहीं होता। आपको लगता होगा ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है, दिखता तो है नहीं, परेशान इतना करता है, आपको लगता होगा बट इन सब की चीज़ें बेटा बहुत वैल्यू है। मैंने अ, हर चीज़ को बहुत एप्लीकेशन लेवल तक देखा है, उनके बारे में पढ़ाई की है, उनके बारे में जानना है। हर चीज़ की बहुत ब्रॉड वैल्यू है, हर एक चीज़ का अपना एक सिग्निफिकेंस है। ठीक है? सो आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको तो बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें लगती होंगी बट डोंट वरी बहुत सब चीज़ें बहुत आसान है। और बायोलॉजी के लिए मैंने आपको बोला बायोलॉजी के लिए मैं आपके साथ हूँ। एक बार ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाने दीजिए, आपको मैं बायोलॉजी इस तरीके से आपको मैं समझाऊँगा कि लगेगा कि आप बायोलॉजी नहीं, आप लाइक एक फ़िल्म की कहानी देख रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से बायोलॉजी मैं आपको समझाऊँगा, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। बट आप मुझे टाइम टू टाइम रिस्पॉन्ड कीजिए, आप जो-जो पढ़ रहे हैं, आप कैसा लग रहा है आपको, कैसा समझ में आ रहा है, बस मुझे टाइम टू टाइम मुझे रिस्पॉन्ड करते जाइए और उसके बाद मैं आपके साथ हमेशा हूँ। चलिए, आज हम फंगस डिवीज़न के बारे में देखेंगे, ठीक है? फंगस के डिवीज़न मतलब आज हमारा जितना भी था रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। फिर मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ ऐसे टर्म्स थे, हो सकता है कि वो टर्म्स आपको वहाँ समझ में नहीं आए हों, लेकिन अब वो टर्म्स मैं आपको यहाँ पे समझा दूँगा सारे, जब हम फंगस डिवीज़न के बारे में देखते हैं। देखिए, हम फंगस डिवीज़न में जैसे कि एक आपका एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक भाग रह गया था। इट जस्ट द oospore वाज़ नॉट कंडक्टेड इन द प्रीवियस लेक्चर। सो मैं आपको समझा देता हूँ oospore क्या होता है। जैसे ज़ाइगोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, ठीक है? ओके एंड एस्कोस्पोर। सो एक oospore तो एक oospore रह गया था क्योंकि हमने ज़ाइगोस्पोर पढ़ लिए थे, हमने बेसिडियोस्पोर पढ़ लिए थे, हमने एस्कोस्पोर पढ़ लिए थे, अब हम oospore पढ़ने जा रहे हैं। It is a form when the contact and fusion take place between the two hyphae of the same mycelium which is called the gametangial contact. इसमें क्या होता है बेटा, जैसे कि दो माइसीलियम की दो डिफरेंट माइसीलियम है, उसकी दोनों हाइफी के बीच में दोनों हाइफी जो होते हैं उसकी दोनों हाइफी के बीच में आप देखिए दो माइसीलियम है, उस दोनों माइसीलियम से दो हाइफी निकली होती हैं। उन हाइफी में जो गैमेटेंजियम होता है, मतलब गैमेटेंजियम आपको पता है ना, जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, मेल गैमेटेंजियम, फीमेल गैमेटेंजियम, उसके बीच में एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है एंड थ्रू दिस कॉन्जुगेशन ट्यूब द मेल न्यूक्लियस ट्रांसफर टू द फीमेल न्यूक्लियस, जिसको हम गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट कहते हैं, ठीक है? अब एक होता है कि ध्यान रखना बच्चे कन्फ्यूज़ क्या होता है गैमेटेंजियल कोपुलेशन और गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में क्या होता है, ध्यान रखना ये गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट है, वो गैमेटेंजियल कोपुलेशन था। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में इसमें मेल और फीमेल आपके जो गैमेट होते हैं उसके बीच में एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है जिससे कि मेल का जो न्यूक्लियस होता है फीमेल के पास जाता है और वहाँ पे सिंगैमी होती है, मतलब कैरियोगैमी होती है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है एंड फर्दर हैप्लॉइड, फर्दर मेयोसिस होता है जिससे कि हैप्लॉइड लाइक फर्दर मेयोसिस होता है और हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, मतलब कहने का मतलब 4 स्पोर बनते हैं। फिर भी अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, मैं आपको ये जब मैं आपको oocytes पढ़ाऊँगा, ओके, जब मैं आपको लाइक ज़ाइगोमास्टिस, ओमाइसिटिस पढ़ाऊँगा, तो आपको गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट और गैमेटेंजियल कॉपुलेशन पूरा कंप्लीट कर दूँगा। नहीं आपको समझ में आ रहा? चलो छोड़ दीजिए, अब हम पढ़ते हैं हर एक पर्टिकुलर फंगस डिवीज़न के बारे में। ठीक है? ये बेसिकली पाया जाता है आपका ओमाइसिटिस के अंदर। अब चलिए हम पढ़ते हैं फंगस डिवीज़न के बारे में जिसमें हमने यूमाइकोटा में देखा था जिसको हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द, अब ये क्वेश्चन मेडिकल में आया है। सोचिए ऐसे क्वेश्चन मेडिकल में निकलते हैं और ये आपका अगर आपको ये मन में क्वेश्चन हो कि सर आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, मैं एनसीईआरटी और आरबीएससी मैंने दोनों को मिक्स कर दिया है।
ठीक है। एनसीईआरटी और आरबीएसई दोनों को मिक्स किया है और लाइक अभी तक तो आपके में एनसीईआरटी और आरबीएसई में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आया है, दोनों सेम ही है। बट अब मैं आपको जो आरबीएसई में जो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आएंगे, अब यहाँ तक तो आपका सेम है, मतलब आरबीएसई और सीबीएसई की एनसीईआरटी दोनों मिक्स हैं। अभी तक तो कोई मतलब सिलेबस में भी कोई डिफरेंस नहीं है, सिलेबस में भी कोई अंतर नहीं है, लेकिन अब धीरे-धीरे अंतर आएगा। तो जब अंतर आएगा तो मैं वहाँ पे मार्क कर दूँगा, ये आरबीएसई के लिए कंटेंट है स्पेशली और ये सीबीएसई के लिए कंटेंट है, मैं मार्क कर दूँगा, उसकी आप चिंता मत कीजिएगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपका आया था जो कि दोनों में गिवन है, आरबीएसई बुक में भी है और एनसीईआरटी में भी गिवन है कि माइसीलियम की जो मॉर्फोलॉजी है, वो डिपेंड किस पे करती है? जो हमने मॉर्फोलॉजी को डिवाइड किया है, मतलब कहने का मतलब है जो हमने यूमाइकोटा के अंदर जो हमने 4 डिवीज़न लिए हैं, ठीक है? जैसे आपका फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस और ड्यूटेरोमाइसिटिस, जो हमने 4 डिवीज़न लिए हैं, दैट 4 डिवीज़न जो हमने डिवाइड किया है, दैट वी डिवाइडेड on the basis of morphology of mycelium, mode of spore formation, fruiting bodies, form basis on for the division of kingdom। मतलब हमने यहाँ पे 3 भाग लिए हैं, 3 बेस लिए हैं। पहला माइसीलियम का मॉर्फोलॉजी, माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी मतलब माइसीलियम दिखता कैसा है, जब मैं उसको ऊपर से देखता हूँ तो माइसीलियम कैसा दिखता है। फिर इसके अलावा इसमें स्पोर कौन सा बनता है, जैसे कि मैंने आपको बताया फाइकोमाइसिटिस में अलग स्पोर बनता है, एस्कोमाइसिटिस में भी अलग स्पोर बनता है, बेसिडोमाइसिटिस में भी अलग स्पोर बनता है, ड्यूटेरोमाइसिटिस सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडीज क्या होता है? फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे, जब इन्हें एसेक्सुअली डिवाइड होना होता है, तो एक जो आपका माइसीलियम होता है या हाइफी होता है, उस हाइफी के ऊपर से एक छोटा सा एक फ्रूटिंग बॉडी बाहर निकल जाती है और उसके अंदर स्पोर फिल होते हैं, जो कि स्पोर डिस्पर्स होकर एक नई हाइफी का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट भाग है। यू कैन नॉट इट फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, अगर आप मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट करना चाहते हैं, सो ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार, ठीक है। दे what are the basis for the division of kingdom into the various classes। अब वो इस तरीके से पूछे जाएंगे, morphology of mycelium, mode of spore formation, fruiting bodies, या all of these। So your answer will be all of these, okay। Now हमने फिर ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, मैं बस आपसे एक बार दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ। हमने फिर इसको क्लासिफिकेशन किया था अकॉर्डिंग टू द लेवल, जैसे कि लोअर लेवल के अंदर फाइकोमाइसिटिस आता है, जिसके अंदर 2 ग्रुप आते हैं, जिसमें आपके जाइगोमाइसिटिस एंड ओमाइसिटिस आता है, और हायर लेवल फंगस के अंदर बेसिडोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस आते हैं, ठीक है। तो ये लेवल के अकॉर्डिंग डिवाइडेशन है। अब आता है आपका फाइकोमाइसिटिस। अब हम हर एक डिवीजन के बारे में स्टडी करेंगे, उसमें मॉर्फोलॉजी और माइसीलियम देखेंगे, उसमें स्पोर फॉर्मेशन देखेंगे और उसमें बनने वाले फ्रूटिंग बॉडीज के बारे में देखेंगे, ठीक है। मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटिस आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट, डिकेइंग वुड इन द मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस एंड ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन अ प्लांट। कहने का मतलब जो फाइकोमाइसिटिस के जो मेंबर्स हैं, कहने का मतलब जो फाइकोमाइसिटिस में जो स्पीसीज हैं, फाइकोमाइसिटिस के जो स्पीसीज हैं, वो आपके एक्वेटिक हैबिटेट मतलब ऐसे, मतलब वो पानी के अंदर पाए जाते हैं। एक्वेटिक मतलब होता है वाटर, और हैबिटेट जहाँ वो रहते हैं, मतलब इसके जो मेंबर्स होते हैं वो वाटर के अंदर रहते हैं। या फिर डिकेइंग वुड, मतलब जब वुड को आपने देखा है कुछ टाइम के जो बाद वुड होती है वो खत्म हो जाती है, तो जब वुड डिके होने वाली होती है तो उसके ऊपर ये रहते हैं। या फिर डैम्प प्लेसेस, मतलब डैम्प कहने का मतलब है, डैम्प प्लेसेस मतलब जो होता है ना, जो आपके डस्टबिन लाइक जो सॉलिड वेस्ट जहाँ पे हम अक्यूमुलेट होते हैं, तो उसको हम डैम्प प्लेसेस कहते हैं। और ऐसे ऑब्लिगेट पैरासाइट मैंने आपको याद कीजिएगा, मैंने आपको एक वर्ड बताया था ऑब्लिगेटेड एंड फैकल्टेटिव। फिर मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ, क्योंकि ये वर्ड्स अभी आप न्यू हैं तो आप भूल जाते होंगे। ओके, सो मैं बता देता हूँ ऑब्लिगेट क्या होता है। ऑब्लिगेट इट मींस ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट मतलब है कि कंपल्सरी दे नीड है सम पैरासाइट। फैकल्टेटिव कहने का मतलब है कि ये फैकल्टेटिव होता है, एक होता है फैकल्टेटिव, एक होता है ऑब्लिगेट, ठीक है। सो फैकल्टेटिव में होगा, बेसिकली होते ये सैप्रोफाइट है, बट अगर उनको सैप्रोफाइट नहीं मिलते, मतलब कहने का मतलब है कि ये लाइक अगर उनको कोई डिके या फिर कह सकते हो कि लाइक कुछ ऐसे कंपोनेंट नहीं मिलते हैं कि जो सड़े डेड कंपोनेंट नहीं मिलते हैं, देन दे डिपेंड ऑन द ऑब्लिगेट, ये देन डिपेंड ऑन द पैरासाइट्स। देखिए पैरासाइट, अगर कोई भी स्पीसीज पैरासाइट्स है, ठीक है, तो मतलब वो अगर कोई स्पीसीज फॉर एन एग्जांपल, एक मिनट बेटा, फॉर एन एग्जांपल देयर आर द 2 स्पीसीज, ओके, एक मिनट, चलो एक जस्ट एक मिनट रुकिएगा।
मान के चलो ये दो स्पीसीज है, ठीक है, ये दो स्पीसीज है, एक है आपकी पैरासाइट और दूसरी है आपकी सैप्रोफाइट। अब दोनों में फर्क क्या है? पैरासाइट जो होते हैं, पैरासाइट जो लिविंग स्पीसीज हैं, ये बेसिकली डिपेंड करती हैं आपके लिविंग हॉस्ट के ऊपर, और जो सैप्रोफाइट होती हैं वो डिपेंड करती हैं डेड हॉस्ट के ऊपर, मतलब जो खत्म हो चुके हैं। नॉन लिविंग हॉस्ट के ऊपर कौन होते हैं? सैप्रोफाइट होते हैं, और जो लिविंग हॉस्ट होता है उसके वो होते हैं आपके पैरासाइट्स। अब देखिए, obligate parasite it means they compulsory need a living host, मतलब अगर obligate parasite है तो compulsory इनको एक living host चाहिए होता है, मतलब इनको हर हालत में इनको living host चाहिए। लेकिन जो फैकल्टेटिव पैरासाइट्स हैं, फैकल्टेटिव कहने का मतलब है बेसिकली होते वो सैप्रोफाइट हैं, लेकिन अगर उनको डेड कंपोनेंट नहीं मिलते देन दे बिकम द पैरासाइट। जैसे कि यहाँ लिखा भी हुआ है, डिकेइंग वुड इन द मॉस्ट, जब उनको थोड़ा सा ह्यूमिडिटी मिलती है, तो ह्यूमिडिटी मिलती है तो वहाँ पे ये जो डिकेइंग वुड होते हैं उसके ऊपर ग्रो कर जाते हैं, मतलब सैप्रोफाइट होते हैं। तो सो लाइक ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है, ओके, और कुछ आपके कुछ कुछ लेवल तक ही आपको आपको कुछ लेवल तक ही आपको सैप्रोफाइट मिलेंगे। द मोस्ट ऑफ आर द ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ठीक है, प्लांट के ऊपर जो होते हैं, जो प्लांट के ऊपर होते हैं वो ऑब्लिगेट होते हैं, ठीक है, लेकिन जो डिकेइंग वुड है, जो मतलब वुड खत्म हो चुकी हुई है, वहाँ पे वो सैप्रोफाइट्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि एल्बुगो, पैरासिटिक फंगस ऑन ए मस्टर्ड, मस्टर्ड के ऊपर बेसिकली होता है, जो मस्टर्ड की जो लीफ होती है उसके ऊपर एल्बुगो ग्रो करता है। एल्बुगो क्या होता है? एक व्हाइट पाउडर जैसा आपको कई बार दिखाई देगा। कई बार जैसे कि आपको पता है कि जो मस्टर्ड होते हैं उसकी कटिंग मार्च मंथ में की जाती है, ठीक है। कई बार अगर उसमें एल्बुगो अगर ग्रो कर जाता है तो उसकी लीफ के ऊपर व्हाइटिश पाउडर बन जाता है। आपने देखा भी होगा, अगर मस्टर्ड की अगर आप लीफ देखेंगे तो उसके ऊपर आपको व्हाइट व्हाइट पाउडर दिखाई देंगे, वो एक्जैक्टली एल्बुगो फंगस होती है जो मस्टर्ड को खत्म कर देती है। मैं आपको ये सब दिखाऊंगा। ये माइसिलियम एसेप्टेट होता है और सिनोसिटिक होता है, मतलब इस तरीके का होगा। एसेप्टेट है और सिनोसिटिक है, मतलब मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है जिसमें बीच में कोई सेप्टा नहीं है। तो ये तो होगी इसकी मॉर्फोलॉजी, ये तो उसकी मॉर्फोलॉजी है कि अच्छा आपने देखा, ओ ये तो सिनोसिटिक है और सेप्टा भी नहीं है, ये तो एसेप्टेट हो गया। तो मतलब फाइकोमाइसिटिस के जो दोनों फाइकोमाइसिटिस के जो मेंबर्स होते हैं वो एसेप्टेट होते हैं, सिनोसिटिक होते हैं और लोअर क्लास फंगस के अंदर आते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस है जो सिनोसिटिक कंडीशन को शो करता है। इसके अंदर दो ग्रुप आते हैं, एक होता है जाइगोमाइसिटिस और एक होता है ऊमाइसिटिस। जाइगोमाइसिटिस को हम कॉन्जुगेशन फंगस भी कहते हैं और ऊमाइसिटिस को हम एल्गल फंगस भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जाइगोमाइसिटिस इसके अंदर आते हैं, जाइगोमाइसिटिस को कॉन्जुगेशन फंगस भी कहते हैं, ऊमाइसिटिस को हम एल्गल फंगस भी कहते हैं, ठीक है, बस नाम याद रखिएगा। चलिए अब कॉन्जुगेशन फंगस आते हैं। सबसे पहले हम जाइगोमाइसिटिस पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ेंगे ऊमाइसिटिस के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जाइगोमाइसिटिस, जिसको हम कॉन्जुगेशन फंगस भी कहते हैं। इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, सैप्रोफाइटिक इन नेचर। मैंने बताया था ना कि कुछ आपके अगर वो प्लांट की लीफ के ऊपर है तो वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होंगे, और या फिर अगर आपके प्लांट की लीफ के ऊपर है तो ऑब्लिगेट पैरासाइट होंगे, या फिर अगर प्लांट की लीफ के ऊपर नहीं है देन इट मे बी द सैप्रोफाइट, ठीक है, मतलब वो डेड कंपोनेंट के ऊपर सर्वाइव कर सकते हैं। सो द फ्यू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, दे आर इन सैप्रोफाइटिक इन नेचर, मतलब वो नॉन लिविंग कंपोनेंट के ऊपर सर्वाइव करते हैं। और ये एसेप्टेड हाइफी होती है, मतलब इस तरीके की एसेप्टेड हाइफी होती है, ठीक है। ये हाइफी है जिसके अंदर न्यूक्लियस है और बीच में कोई सेप्टा नहीं है, मतलब मल्टी न्यूक्लिएट सिनोसिटिक कंडीशन है। इसकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। और एग्जाम्पल के लिए राइजोपस और म्यूकर, ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड कहने का मतलब है आपकी ब्रेड के ऊपर जो फंगस लगती है ना, कई बार देखते हैं आपको व्हाइट फंगस दिखाई देती है ब्रेड के ऊपर, वो राइजोपस होती है। वो राइजोपस होती है जो ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, मतलब ब्रेड के ऊपर लगने वाली मोल्ड। मोल्ड मतलब फंगस होता है, ठीक है। मोल्ड को इंग्लिश वर्ड है, ये इस मोल्ड को फंगस भी कहते हैं, ओके। फंगस लैटिन वर्ड है और मोल्ड इंग्लिश वर्ड है। तो द ब्रेड मोल्ड जो मतलब व्हाइट, आप देखते हैं ना ब्रेड के ऊपर जो फंगस लगती है वो राइजोपस होती है। इस बार अगर आपको दिखाई दे जाए ना ब्रेड के ऊपर लगी फंगस, तो उसको देख के पहचान जाना आप, अरे ये तो जाइगोमैसिटिस का एग्जांपल है, ठीक है, वो लोअर क्लास फंगस है, ठीक है, वो राइजोपस है। उसका आप आप उसके छोटा सा हाइफी निकाल लीजिए, उसको आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना तो आपको ऐसा दिखाई देगा, ऐसे थ्रेड दिखाई देंगे आपको बड़े बड़े। म्यूकर, इसके बारे में आपको बताऊंगा कुछ टाइम बाद, म्यूकर के बारे में, ओके। देखिए म्यूकर है, ठीक है, और ये आपकी राइजोपस है जो ब्रेड मोल्ड होती है, ठीक है। अब जैसे कि रिप्रोडक्शन के बारे में हम देखते हैं जाइगोमैसिटिस, तो उसमें 3 डिफरेंट टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम तीनों रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में देखते हैं।
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है कि इसमें फ्रेगमेंटेशन यूज होता है। अब आपको पता है कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि जब एक हाइफी को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो उसका एक सब पार्ट एक पूरी फंगस को जनरेट कर सकता है, उसमें कैपेबिलिटी होती है। सो इट इज़ अ मोस्ट फेवरेबल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन शोन बाय अ फंगस। मतलब क्या होता है कि इसको स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जो मैंने लास्ट टाइम ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये सब काम आ रहे हैं, क्योंकि मैंने अब मैं अगर डायरेक्टली आपको ये जाइगोमैसेटिस पढ़ाता ना, तो मैं बताता फ्रेगमेंटेशन, तो आपको कंफ्यूज होता है कि फ्रेगमेंटेशन क्या है। अब आप फ्रेगमेंटेशन पढ़ चुके हो तो अब आपको समझना आसान है। ये मोस्ट कह सकते हो कि मोस्ट फेवरेबल मेथड है, क्योंकि इसमें एनर्जी यूज नहीं होती। एक पार्ट डिवाइड निकला, दूसरे पार्ट ने पूरी पूरी हाइफी बना दी। जैसे ये से सेपरेट हुए, फिर इसने एक पूरी पूरी हाइफी का फॉर्मेशन कर दिया, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया। अब आता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सब में होता है, लाइक ध्यान रखना सब। ये अब मैंने बोला था मैं आपको हर तरह के रिप्रोडक्शन समझाऊंगा अब यहाँ पे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय स्पोरंजियोस्पोर्स, मैंने आपको बताया था स्पोरंजियोस्पोर्स के बारे में, याद कीजिएगा। ओके, दिस स्पोर आर एंडोजेनसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम क्या होता है? थैला जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर स्पोरंजियोस्पोर्स होते हैं। क्लियर? व्हेन द स्पोरंजियोस्पोर्स बिकम मैच्योर देन द स्पोरेंजियम गेट बस्ट आउट। ठीक है? और फिर लाइक स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं, देन दे रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं, देन एक सिंगल स्पोरेंजियोस्पोर कन्वर्ट इनटू सम मैच्योर हाइफी। क्लियर? और इसे हम एप्लोटन स्पोर भी कहते हैं, मतलब नॉन मोटाइल स्पोर भी कहते हैं। ये सब चीज मैं पढ़ा चुका हूं आपको, फिर भी मैं आपको एनिमेशन दिखाता हूँ। जैसे देखिए, ये आपने मैंने लास्ट टाइम बताया था, जैसे कि ये हाइफी है, उसका राइजोइड मतलब होता है एक ऐसा पोर्शन जिसके हेल्प से वो बेस से अटैच होते हैं। ओके, बेस से मतलब ये अटैच्ड होते हैं। जैसे होता है प्लांट की रूट, जिससे प्लांट की रूट क्या हेल्प करती है? प्लांट को स्ट्रेट रखने में मदद करती है। तो वो रूट क्या होती है? हेल्प करती है जिससे कि वो प्लांट आपका इधर उधर मूव ना करे। तो राइजोइड का यही काम है। ये क्या करता है? हाइफी को लाइक हाइफी को स्टैग्नेंट रखता है, मतलब मूव नहीं करने देता, बेस से जोड़ देता है। ठीक है? ये फिर उसके ऊपर एक फ्रूटिंग बॉडी निकलती है जिसको हम स्पोरेंजियोपोर कहते हैं। उसके ऊपर एक थैला जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं। इस स्पोरेंजियम के अंदर स्पोरेंजियोस्पोर्स कहते होते हैं। ठीक है? जैसे मैं समझाता हूँ आपको, फॉर एन एग्जाम्पल, ये आपका कोई भी हाइफी है, ये उसका राइजोइड है, ये उसका स्पोरेंजियोपोर है जो कि फ्रूटिंग बॉडीज है उसका। मतलब क्या होता है, जब भी इसको डिवाइड होना होता है तो सबसे पहले ये जैसे मान के चलो, अगर आप एक प्लांट से इसको कंपेयर करते हैं, तो ये प्लांट को अगर कंपेयर करें तो ये तो प्लांट की क्या हो गई, हम इसको प्लांट से कंपेयर करते हैं। फॉर एन एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर आप इस प्लांट को, आप इस स्ट्रक्चर को प्लांट से कंपेयर करते हैं, क्योंकि प्लांट तो आपने देखा है, फंगस तो नहीं देखी आपने, तो ये प्लांट का, ये मान के चलो राइजोइड है जो कि प्लांट का एक रूट पार्ट है। ठीक है? उस प्लांट के ऊपर से एक फ्रूटिंग बॉडी बाहर निकली, ये फ्रूटिंग बॉडी है। तो ये मान के चलो ये प्लांट का आप स्टेम मान लीजिए जो कि है, और उसको फंगस में हम यहाँ पे प्लांट में इसको हम स्टेम कहते हैं, फंगस में इसको स्पोरेंजियोपोर कह दिया। फिर ये उसके ऊपर एक थैला जैसा स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है? जिसको हम कहते हैं स्पोरेंजियोपोर। इसको स्पोरेंजियम कहते हैं। ठीक है? इस स्पोरेंजियोपोर ये हो गया, इसको कहते हैं स्पोरेंजियम, जो मतलब थैले जैसा स्ट्रक्चर है। उस थैले जैसे स्ट्रक्चर के अंदर आपके, एक मिनट, इस थैले जैसे स्ट्रक्चर के अंदर आपके क्या होते हैं? स्पोर भरे हुए होते हैं, जो स्पोरेंजियोस्पोर कहते हैं। और आप वैसे भी बताऊं आपको मैं, अगर आप जैसे हाइफी जो होती है ना, अगर आप हाइफी को, अगर आप मान के चलो ब्रेड पे जो फंगस लगी है, आप एक काम कीजिए, उस फंगस को आप हाथ पे लीजिए, कुछ टाइम बाद आप देखेंगे ना तो आपके हाथ में स्पोर आ जाएंगे। आप देखिए नॉर्मली फंगस को आप लीजिए। ठीक है? वैसे फंगस जो ब्रेड पे लगती है वो आपको कोई नुकसान नहीं करती है। जो ह्यूमन को फंगस जो इन्फेक्ट करती है वो दूसरे टाइप की फंगस होती है। ये फंगस ह्यूमन को इन्फेक्ट नहीं करती, जो राइजोपस वो है, म्यूकर है। तो आप फंगस हाथ में लीजिए। कुछ टाइम के बाद जब हाथ में लेंगे ना फंगस, तो फंगस जैसे हाथ में लेंगे तो कुछ टाइम के बाद देखेंगे तो आपको हाथ में ना कुछ मतलब कुछ कैसे का मतलब चूरा जैसा फील होगा, होता है ना, बिल्कुल ग्राइंड पार्टिकल से फील होंगे। वो स्पोर होते हैं, बहुत जल्दी स्पोर हाथ में आ जाते हैं। और वो स्पोर आप क्या करेंगे, वो स्पोर आपके हाथ में थे तो आप हाथ हैंड वॉश करेंगे, हैंड वॉश करते क्या वो स्पोर बाहर निकल जाएंगे। फिर वो स्पोर एक नई हाइफी बना देगा, जहाँ पे भी उसको खाना पीना मिला वहाँ पे एक नई हाइफी बना दिया उसने। तो ये इसके स्पोरेंजियोस्पोर है। ठीक है? अब ये स्पोरेंजियोस्पोर इसके अंदर ये बनते हैं स्पोर इसके अंदर ये बनाते हैं। ठीक है? अब उसके बाद में आप मान के चलो कि ये स्पोरेंजियोस्पोर है। फॉर एन एग्जाम्पल, ये स्पोरेंजियोस्पोर बस्ट आउट हो गया, मतलब फट गया। मतलब सारे स्पोर जब मैच्योर हो गए, तो मैच्योर होने के बाद में ये जो स्पोर होते हैं स्पोरेंजियम की वॉल पे प्रेशर डालते हैं। तो इस स्पोरेंजियम की जो आपकी जो स्पोरेंजियम की वॉल ऐसी है, वो जैसे स्पोरेंजियो स्पोर इसकी वॉल पे प्रेशर डालते हैं तो क्या होता है, वॉल धीरे 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 बस्ट आउट होने लग जाती है। और जैसे वॉल बस्ट आउट होने लग जाती है, आपके जितने भी स्पोर होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है? स्पोर बाहर आ गए। अब जैसे ही स्पोर बाहर आते हैं,
देखिए ये से स्पोर बाहर आते हैं तो इसमें से एक स्पोर बाहर निकलता है, और कोई भी मतलब हर एक स्पोर में कैपेसिटी होती है एक न्यू माइसीलियम को जनरेट करने की, मतलब एक मैच्योर हाइफी में कन्वर्ट होने की कैपेबिलिटी होती है। मतलब जितने स्पोर बाहर आ गए तो क्या होगा, जैसे मैच्योर स्पोर बनते हैं तो ये स्पोरेंजिस जो स्पोरेंजिया है उसकी वॉल पे प्रेशर डालते हैं, और जैसे वॉल पे प्रेशर डालते हैं तो वॉल फट जाती है और स्पोर बाहर आ जाते हैं। और ये मैच्योर स्पोर है जिसमें कैपेबिलिटी होती है पूरी हाइफी बनाने की, ठीक है। तो पूरी हाइफी बनाने की कैपेबिलिटी होती है, तो पूरा का पूरा एक पूरी हाइफी बन जाती है, तो दैट इज अ स्पोर। तो और हर एक स्पोर में कैपेबिलिटी होती है एक न्यू हाइफी बनाने की, हर एक स्पोर में कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू द एसेक्सुअल स्पोर। ये एंडोजीनसली होते हैं क्योंकि ये आपके स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही था। आई थिंक मैंने ज़्यादा सा टाइम नहीं लिया आपका, और मैं कुछ और तरीके सोच रहा हूँ जिससे कि मैं आपकी पढ़ाई को और अच्छा बना सकूँ, ठीक है, और अच्छे तरीके से आपको समझा सकूँ और अच्छे से मैं आपको करा सकूँ, जिससे कि मेरा सपना है बेटा, मेरा सपना है कि जिस एरिया में जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ, कि वहाँ पे एजुकेशन क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में उस एरिया का नाम बहुत बड़ा हो। क्योंकि हमने जो समय वहाँ पे निकाला है, ठीक है, हमारे टाइम पे एजुकेशन का सिस्टम अच्छा नहीं था, और एक बेहतर तरीके के टीचर वहाँ पे नहीं थे। आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ, जिसकी वजह से हमने भी बहुत सफ़र किया है। हमने बहुत सफ़र किया है बेटा, बहुत ज़्यादा। हमारा आधा समय ट्यूशन पे निकल जाता था, कुछ समय हमारा स्कूल में निकल जाता था, और बच्चे कुछ समय में हम सेल्फ स्टडी करते थे। और एक्चुअली होता क्या था, ना ट्यूशन पे आज तक भी कोर्स पूरा हुआ, ना स्कूल का तो मतलब ही नहीं था, क्योंकि पहले हायर सेकेंडरी स्कूल था, आप जानते ही हैं, ओके। उसके अलावा कोई स्कूल ही नहीं था, तो मजबूरी थी मैं वहीं पढ़ना पड़ता था, ठीक है। ट्यूशन जाते थे, ट्यूशन सभी अलग अलग डायरेक्शन में फैले होते थे। अब वहाँ जाके हम जाते थे, हमें ट्यूशन, हम 3 घंटे के ट्यूशन होते थे, 5 घंटे हमारे आने जाने में लग जाते थे। तो टोटल मिला के 5 घंटे यहाँ खराब, 7 घंटे स्कूल में खराब, पढ़ाई कहीं नहीं होती थी, और अल्टीमेटली हमें सफ़र करना पड़ता था। तो हमने बहुत सफ़र किया, और मैं वही चाहता हूँ कि खैरताल एरिया से इतने ज़्यादा बच्चे बाहर निकले कि पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे देश में अपना नाम करें। और इसके लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैंने बात भी की है आपको ओलंपियाड पे ले जाने के लिए, ओके। मैं कुछ बच्चे सेलेक्ट करूँगा जिनको मैं ओलंपियाड की प्रिपरेशन करवाऊँगा, ठीक है। देखिए मेरा सपना, मैं मानता हूँ मेरा सपना बहुत बड़ा है, तो इसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। विदाउट योर हैंड आई कुड नॉट डू एनीथिंग, ओके। सो आप जिनको भी लाइक those whosoever want to be appear in Olympiad, बायोलॉजी का जो ओलंपियाड होता है, जिसको पहले आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, फिर स्टेट लेवल पे होगा, फिर नेशनल लेवल पे होगा, फिर इंटरनेशनल लेवल पे होगा। वंस यू क्वालिफाइड, इवन आप नेशनल लेवल तक भी चले गए ना, तो समझिए आप यू विल अचीव ए बिगर नेम। आपको अगर आप नेशनल लेवल पे सेलेक्ट होते हैं, देन यू विल बी कॉल्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, आपको प्राइज़ दिया जाएगा, ओके। बहुत आपको अप्रिशिएशन दिया जाएगा इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, अगर आप नेशनल लेवल पे भी और बायोलॉजी में अगर अपने आप को नाम क्रिएट कर पाएँ। और इंटरनेशनल के लिए तो फिर आप तो कहना ही क्या, इंटरनेशनल में अगर आप जाते हैं तो आपको इराक, ईरान, या फिर जिस कंट्रीज़ में भी होता है, कई बार यूएसए में भी किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में भी ओलंपियाड क्या करवाया जाता है, तो यहाँ की इंडियन गवर्नमेंट आपको पूरे खर्चे पे आपको वहाँ भेजेगी, और देन फिर आप नो डाउट आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया थोड़ा और टफ हो जाएगा। लेकिन स्टिल अगर आपने स्टेट और नेशनल लेवल तक भी पहुँच गए ना बेटा, तो यू विल अप्रिशिएट मोर। आपको इंडियन गवर्नमेंट, खुद प्राइम मिनिस्टर आपको उस वक्त अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। यही मेरा सपना है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पढ़ाए बच्चे वहाँ तक निकले जहाँ तक हम नहीं जा पाए, बिकॉज ऑफ सम लेस रिसोर्सेज, ओके।